रूस ने अब बेलारूस में अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैनात करके ये किस तरीके का कदम उठाया है। सैटेलाइट इमेज से रूस की तैनाती की पुष्टि भी की जा चुकी है और यही बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं कि कैसे रूस ने पश्चिम को ये बड़ी सैन्य चुनौती दी है। बिल्कुल, और रूस और बेलारूस के रिश्ते को आप वैसे भी समझ सकते हैं। युद्ध की जब शुरुआत हुई थी तब से ही जो लुकाशेंको हैं, बेलारूस के राष्ट्रपति, वो लगातार पुतिन को इस बात का भरोसा दिलाते रहे हैं, कई बैठकें कर भरोसा दिलाते रहे हैं कि बेलारूस पूरी तरीके से मजबूती के साथ रूस के साथ खड़ा है यूक्रेन के खिलाफ जंग में। और आपको लुकाशेंको का वो बयान भी याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बेलारूस की धरती से आप एटमी हमला भी करते हैं यूक्रेन के खिलाफ तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। बेलारूस के सैनिक तक मदद कर रहे थे रूस की इस युद्ध में। आप देखिए, बेलारूस में रूसी हाइपरसोनिक मिसाइलों के बारे में हम आपको अब डिटेल जानकारी देंगे। अपडेट्स आपको बताते हैं कि आखिर इसके नतीजे क्या हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन वॉल पर सारी डिटेल्स है। रूस ने बेलारूस में अपनी किंजल मिसाइलें तैनात कर दी हैं। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। और ये मिसाइलें बहुत घातक हैं। ये भी बताती हैं कि क्या बड़े हमले की प्लानिंग में है पुतिन। किंजल मिसाइलें न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। बेलारूस वो इलाका है जो कि यूक्रेन के ठीक पास पड़ता है। ये बॉर्डर वाला इलाका, और यहाँ से अगर हमला होगा तो हमला बहुत घातक माना जाएगा। युद्ध शुरू होने के बाद बेलारूस में रूस की ये सबसे बड़ी अभी तक की तैनाती बताई जा रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बेलारूस युद्ध की शुरुआत से ही लगातार रूस के साथ खड़ा रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। रूसी एक्शन का अब असर क्या होगा ये अब समझिए। बेलारूस में रूसी हाइपरसोनिक मिसाइलों की मौजूदगी वेस्टर्न को सीधी चुनौती है, वेस्टर्न कंट्रीज को सीधी चुनौती है। मनोज सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, जरा ये समझाइए कि आखिर बेलारूस पर जब मिसाइलों की तैनाती रूस कर रहा है, पुतिन के किस स्ट्रेटजी का ये पार्ट है, किस रणनीति के साथ अब वो युद्ध में आगे बढ़ रहे हैं? क्या बेलारूस से अब बड़े घातक हमले होंगे यूक्रेन के खिलाफ? जो रूस ने जो अभी बेलारूस में अपनी मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स की डिप्लॉयमेंट की है, ये नेटो के बरखिलाफ जो उन्होंने अपनी पोस्चरिंग की है अपना रशिया और यूक्रेन के बरखिलाफ, के आगे कोई एटमी हमला हो तो वो भी उसके लिए तैयार हैं, उसके लिए कार्रवाई की जा रही है। पर आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि जैसे अब विंटर्स आ रही हैं और जैसे मेरे को पैनलिस्ट ने बताया कि अभी अटैक या डिफेंस की जो लड़ाई है वो एक स्टेलमेट रहेगी। आप थोड़ा हट के थोड़ा देखिए, ये एनर्जी क्राइसिस और फूडबॉल क्राइसिस की ओर एक इंडिकेशन है। अभी जो ब्लैक सी के अंदर रशियन फ्लीट के ऊपर अटैक हुआ और कल ही जो अनाज जो कि यूक्रेन और रशिया जो फूडबॉल कहा जाता है यूरोप का, वहाँ से जो अनाज अभी ट्रांजिट किया जा रहा है और रशिया ने उसमें ये क्लियर स्टेटमेंट दी है कि भाई हम टीटी से वापस नहीं हटे, पर अभी हम इसके सपोर्ट में नहीं है। इसके जरिए दुनिया को संदेश देने की कोशिश की हमारा युद्ध सिर्फ यूक्रेन से नहीं है, यूक्रेन को जो जो सपोर्ट करेगा हम उस पूरे यूरोप के लिए, हम पूरी दुनिया के लिए संकट खड़ा कर देंगे अगर हमको छेड़ने की कोशिश की। अब जो बात कही जा रही है, हाइपरसोनिक जो मिसाइल है वो तैनात की गई है। आइए अब उस रूसी हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल की कुछ खासियतों पर गौर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये रशियन मिसाइल खास क्यों है और इसकी तैनाती इतनी खास क्यों कही जा रही है। दरअसल 2017 में रूसी वायुसेना का हिस्सा क्षमता हवा से जमीन पर मार करने की जो रफ्तार है वो 14,700 किलोमीटर की है। इसकी रेंज की बात करें तो 2000 किलोमीटर से अधिक इसकी रेंज है। वॉरहेड की बात करें तो 500 किलो तक इसकी क्षमता है। और आशंका क्या है वो भी समझने की कोशिश करिए। ब्लैक सी में नेटो की वॉरशिप को टारगेट करने का इरादा है, इसीलिए इसको वहां पर तैनात किया गया है। अंशु जोशी मैम, जो ये युद्ध है और उसमें जो हर दिन अपडेट्स आ रही हैं, अब हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती, एक्सपेक्टेशन ये थी और डर भी ये था कि न्यूक्लियर वॉर की तरफ ये पूरा युद्ध बढ़ता जा रहा है। हाइपरसोनिक को क्या उसी से पहले का आप तैयारी सेमीफाइनल मानती हैं, या फिर ये युद्ध का एक रूटीन हिस्सा है जो आमतौर पर जब युद्ध बहुत प्रबल हो जाता है तो इस तरह के मिसाइलों को तैनाती की जाती है? विपिन, मुझे लगता है कि चूंकि अभी हम एक इंटेंस सिचुएशन, एक नए ऐसे चैप्टर को देख रहे हैं जिसमें हम यूक्रेन का भी एक अग्रेसिव रूप देख रहे हैं, रशिया का भी एक अग्रेसिव रूप देख रहे हैं,
दोनों ही देश अपना अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हम इसे इन जो मिसाइल्स की तैनाती हैं उसे हम एक आक्रामकता के रूप में देख सकते हैं। के लिए तो ये सुरभि, वॉर ऑफ मुझे अपनी बात डिस्ट्रक्शन है, लेकिन यूक्रेन के लिए तो वॉर ऑफ सर्वाइवल है। सुरभि, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। लेकिन देखिए विपिन, मुझे जो सबसे महत्वपूर्ण बात लग रही है वो ये कि जो दूसरी जगह थिएटर्स खुलते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि हमने अभी बात की नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच, हम वहाँ देख रहे हैं कि ईरान और सऊदी अरब के बीच एक नया चैप्टर खुल रहा है। हमने मध्य एशिया में भी देखा कि वहाँ पर भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि अब यूएस और रशिया दोनों वहाँ पर भी कहीं ना कहीं अपना फोकस शिफ्ट करेंगे और ये ध्यान देने योग्य बात है। और शायद इसीलिए यूक्रेन में इस प्रकार की समझाने की कोशिश करेंगे यूक्रेन पे इंपैक्ट क्या होगा, यूक्रेन युद्ध पर ये इंपैक्ट क्या होगा इसका। देखिए, नए वॉर फ्रंट्स खुल रहे हैं। नए वॉर फ्रंट्स खोलना वैसे तो अगर कोई देश सीधा खोलता है, जैसे यदि रशिया खुद खोलता तो उसके लिए बहुत नुकसानदायक चीज होती है, क्योंकि उसको अपने रिसोर्सेज डिवाइड करने पड़ते हैं और ऑलरेडी और क्राइसिस है। अभी तो मैंने ये सवाल किया क्योंकि यूक्रेन की स्थिति हर हाल में सर्वाइवल की इस वक्त बनी हुई है। बिल्कुल, लेकिन सुरभि ये तो इनडायरेक्ट वॉर फ्रंट्स है ना, रशिया खुद जाकर के वॉर फ्रंट्स ये बड़ी बात कही अंशु जी आपने। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।